इंडस मोटर्स सिर्फ एक कंपनी 27 करोड़ रुपए का डेली पार्ट्स पाकिस्तान से खरीदते हैं। कि 35 साल हो गए हैं, आप गाड़ी पाकिस्तान में नहीं बना सकते। ना जो आपके ब्रांड्स हैं वो तो 6-6 माह अवेलेबल नहीं है मार्केट में, आ जाएं और ऑन का सिस्टम है और ये सब कुछ है। तो आप वॉल्यूम की बात करते हैं, लोग डिलीवरी की बात करते हैं, दोनों बातें। रेजन नहीं है, कॉपर नहीं है, एल्यूमिनियम नहीं, ये चार जो है मेजर रॉ मटेरियल है जिसकी इंडस्ट्री नहीं है। तो 35% ऑफ द व्हीकल के जो पार्ट्स है वो बाहर से आ रहे हैं, जो कि इंजन और ट्रांसमिशन है मेन। या इंपोर्टेड कार्स को इंपोर्ट करने की इजाजत है? सर कोई एक कंट्री भी नहीं है जहाँ पे यूज कार इंपोर्ट अलाउड हो। यूज कार इस मुल्क में आना अलाउड नहीं है। पर ये शोरूम भरे पड़े हैं। जी हाँ, यूज कार लीगलाइज मंगवाए तो हमें ही बता दें, ठीक है, तो फिर हम इंडस्ट्री बंद कर देते हैं। मैं हूं मुजम्मिल सरवर्दी। मेरे आज के मेहमान हैं सीईओ इंडस मोटर्स अली जमाली साहब। हम उनसे कुछ पाकिस्तान में गाड़ियों की सनत के हवाले से, कुछ इंडस मोटर्स के 35 साल के हवाले से और कुछ पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से मिक्स सी एक बातचीत करेंगे आज के इस पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम अली जमाली साहब। वालेकुम सलाम मुजम्मिल भाई, क्या हाल है आपके? अली जमाली साहब, 35 साल हो गए इंडस मोटर्स को। तो 35 साल को अगर मैं आपको कहूँ बयान करें तो 2-3 मिनट में कैसे बयान करेंगे? सर 35 साल की हमारी जर्नी है। 1989 के अंदर ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और अल्हम्दुलिल्लाह इस सालों में हमने ना सिर्फ पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया, लोकलाइजेशन की और अपने कंज्यूमर्स को हम मोर देन 1.2 मिलियन कार्स पाकिस्तान में बना के प्रोवाइड कर चुके हैं। दूसरी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन जो हम कहेंगे वो है ह्यूमन डेवलपमेंट का। को मोर देन 3 मिलियन आवर्स हमने ट्रेनिंग मैन आवर्स किए, लोगों को ट्रेन किया है। आज बहुत से लोग हमने जो ट्रेन किए वो आज मिडिल ईस्ट में ऑटोमोबाइल में जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे इनके सर्विस सेंटर्स में। सो मैसिव कंट्रीब्यूशन जो है गवर्नमेंट टैक्सेस के अंदर, लोकलाइजेशन के अंदर, ये एक बहुत बड़ी और इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान में अभी तक आई थिंक 75 फ्रॉम 35 ईयर्स 75 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हम यहाँ कर चुके हैं। तो जापानीज ब्रांड है इंडस मोटर्स, तो 75 मिलियन लगाकर कुछ बिलियन वो ले भी गए होंगे। सर टोटल 35 इयर्स में, और ये स्टेट बैंक का डेटा हम चेक कर सकते हैं, टोटल रेमिटेंस ऑफ प्रॉफिट इज रफली 220 मिलियन डॉलर्स इन 35 इयर्स। और इन्वेस्टमेंट कितनी है? इन्वेस्टमेंट जो है वो है 75 मिलियन डॉलर्स की। 225 मिलियन डॉलर्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। एक राय है आप लोगों के बारे में कि 35 साल हो गए हैं, आप गाड़ी पाकिस्तान में नहीं बना सके, आप मेड इन पाकिस्तान गाड़ी नहीं बना सके। आज भी आप वहाँ से पार्ट्स मंगा के गाड़ी बनाते हैं। तो 35 साल में आप गाड़ी नहीं बना सके तो आप इसको कामयाबी कहेंगे ना? सर इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो गाड़ी जो है, लेट मी गिव यू सम डेटा। अच्छा सॉरी, मैं पहले क्लियर करूं, 75 नहीं, 750 मिलियन डॉलर। 750 मिलियन डॉलर्स। हाँ वो सॉरी, 100 मिलियन डॉलर तुमने सिर्फ करोला क्रॉस में लगाए थे। 750 मिलियन डॉलर्स के अगेंस्ट जो है जो रेमिटेंस हुई है प्रॉफिट की वो 220 मिलियन डॉलर है। थोड़ी जब आपने कहा तो थोड़ा मैं भी मैं कल एक जीरो उसके अंदर हो गया। अच्छा अब आ जाए लोकलाइजेशन के ऊपर। हाँ देखिए, जो गाड़ी बनाते हैं पाकिस्तान में, जो करोला, कोई एक नाम ले लें गाड़ी ब्रांड का। मैं आपको पूरा सब कुछ बताता हूँ। सो करोला क्रॉस, यारिस और CSUV इसको एक कैटेगरी में डालें और रीवो और फॉर्च्यूनर को दूसरी कैटेगरी में डालें। तो ये जो क्रॉस, यारिस और करोला है, इसमें हमारी जो लोकलाइजेशन है इन वैल्यू टर्म्स अराउंड 60 to 65% है, जो मेड इन पाकिस्तान है। जो रीवो और फॉर्च्यूनर है इसमें 40 to 45% है, क्योंकि वहाँ वॉल्यूम कम है। अब आपने कहा कि पूरी गाड़ी क्यों नहीं बनाते? अच्छा नहीं, मतलब शायद आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में भी यही था कि आप 100% पाकिस्तान में लेके आएंगे, और वो कहा जाता है कि आप मैनूवर कर लेते हैं गवर्नमेंट को लॉबिंग करके, तो आप वो नहीं कर सके, उसको 100% एक्सटेंशन लेते रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा ये मैं इन दोनों पॉइंट्स को एक एक करके कवर करूंगा आज।
देखिए, जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान में आई इन द 80s एंड 90s, उस टाइम पे एक डिलीशन प्रोग्राम था जो गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट था। उसमें भी कभी भी 100% नहीं था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, ईयर बाय ईयर डिलीशन था। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि हमने वो डिलीशन प्रोग्राम खत्म किया, हमने नहीं किया। 2004 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ट्रिम्स अग्रीमेंट साइन किया, और ट्रिम्स अग्रीमेंट साइन करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो टैरिफ बेस्ड सिस्टम पे चले गए। तो टैरिफ बेस्ड सिस्टम ये है कि वो चीज़ जो इस मुल्क में बनेगी उस पे ज़्यादा टैरिफ है अगर आप इंपोर्ट करें, और जो चीज़ नहीं बन रही उस पे एक 30% का कस्टम ड्यूटी है। तो ये जो कहते हैं कि अच्छा, मैंने बहुत दफ़ा सुनी है बात कि जो हमने जो है एज ऑटोमोबाइल लोगों ने जाके लॉबी करा के पॉलिसी चेंज की। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी थी जो उन्होंने चेंज की। वो कहते हैं आप असरअंदाज हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं तो पर, हम क्योंकि गवर्नमेंट आप ने 100% लोकलाइजेशन नहीं कर पा रहे थे, तो एक सेफ पैसेज ढूंढा आप। नहीं, WTO और ट्रिम्स अग्रीमेंट हमने थोड़ी किया, ये तो एज स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने किया ना। तो जी। अगर वो नहीं होता तो डिलीशन चल रहा, और उसमें भी 100% कभी भी नहीं था। ये भी एक वो, अगर आप उस अग्रीमेंट को भी निकाल के लेके तो उसमें यही 60-65% की ही बात थी। लेकिन तो वो बहरहाल अचीव हो गया भाई। वो अचीव हो गया है। लेकिन मैं इस चीज़ को क्लियर करना ज़रूरी है कि जो डिलीशन प्रोग्राम था वो था, उसके बाद आप टैरिफ बेस्ड सिस्टम पे गए, और टैरिफ बेस्ड सिस्टम जो है वो ट्रिम्स अग्रीमेंट साइन करने के बाद WTO की वजह से हम एज स्टेट हमें मूव होना पड़ा था। नॉट दैट हमने जाके कहा कि हमें टैरिफ बेस्ड सिस्टम पे लिया है। तो एक ये अच्छा, अब उसमें होता है कि बाकी 35% हम क्यों नहीं लोकलाइज कर सकते। उस ठीक है। बाकी वो 35% कहते में हैं भी जो 35% वो मेन है, तो छोटी छोटी चीजें यहाँ बनाते हैं। नहीं, देखिए ना, मैंने तो आपको वैल्यू बता दिया ना। मैंने ये नहीं बताया, मैंने ये नहीं कहा कि नंबर ऑफ पार्ट्स मैंने तो आपको इसलिए वैल्यू बताया। वरना बड़ा आसान है कि मैं इंजन ट्रांसमिशन को एक पार्ट या फिर 2 पार्ट डील करूँ और बोले देखिए सर, हम तो 90% इन पार्ट्स जो है वो यहाँ पे बना रहे हैं। लेकिन वो बात गलत हो जाएगी और गलत बात करनी नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको कहा वैल्यू के अंदर 65% है, तो 35% ऑफ द व्हीकल के जो पार्ट्स है वो बाहर से आ रहे हैं, जो कि इंजन और ट्रांसमिशन है मेन। उसके अंदर भी वो इंजन ट्रांसमिशन जो है वो डिसअसेंबल फॉर्म में आता है, उसकी असेंबलिंग होती है, और उस इंजन में भी कुछ कंपोनेंट्स हैं जो पाकिस्तान में बन रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि आप जब इंडस मोटर्स का विजिट करेंगे या आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि उसके जो इंजन के पार्ट्स हैं वो वहाँ पे बन रहे हैं। लेकिन यस, पूरा इंजन नहीं बन रहा, और उस पूरे इंजन को बनाने के लिए आपको मैसिव वॉल्यूम्स चाहिए, और वो वॉल्यूम पाकिस्तान में है नहीं। वॉल्यूम ऑफ सेल्स चाहिए। जी, वॉल्यूम, तो क्योंकि उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो इतनी बड़ी है कि अगर आप वो इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपकी जो इंजन की प्राइस जो है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी, तो अल्टीमेटली वो कंज्यूमर के पास हो जाएगा। तो वो इट इट डज़न्ट मेक इकोनॉमिकल सेंस अंटिल वी गेट दैट। अगर एक मॉडल का हमें उस एक इंजन का 5 लाख या 7 लाख का वॉल्यूम मिल जाए तो वो इंजन भी पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब आप ये देखें ना कि हमारी मार्केट ही 1.5 से 2 लाख की है, तो वो एक मॉडल के इंजन को किस तरह से आपको इतना वॉल्यूम मिलेगा। अच्छा, चलें उस मार्केट पे आता हूँ मैं। वो जो गाड़ी की बॉडी है जी उसकी शीट भी तो बाहर से ही आती है। सर, उसकी वजह है ना, देखिए बिल्कुल, देखिए गाड़ी की पूरी बॉडी पाकिस्तान में बनती है, पूरी बॉडी मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में होती है, लेकिन उसकी जो शीट है, जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो बाहर से आता है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो रॉ मटेरियल की इंडस्ट्री है वो नहीं है, ना शीट है। शीट शीट मेटल है, IIL और बाकी बनाते हैं, लेकिन वो ऑटोमोबाइल स्पेसिफिक शीट्स नहीं बनाते, क्योंकि अगेन उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे नहीं हो रही। रेजन नहीं है, कॉपर नहीं है, एल्यूमिनियम नहीं, ये 4 जो है मेजर रॉ मटेरियल्स हैं जिसकी इंडस्ट्री नहीं है। अच्छा, इसको करना आसान है। रॉ मटेरियल की इंडस्ट्री लगाना, अगर एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी दी जाए, जो कि मैं काफ़ी अरसे से मेरी रिक्वेस्ट भी है गवर्नमेंट को कि आप सिर्फ इन 4 रॉ मटेरियल्स की लॉन्ग टर्म पॉलिसी दे दें, और 15 साल 20 साल की, तो जो बाहर से लोग हैं, कोई चाइनीज़ प्लेयर होगा, कोई जापानीज़ प्लेयर होगा, वो इंटरेस्टेड होके इस मुल्क में आके वो इंडस्ट्री लगा देगा। तो उसके बाद जो है वो रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा, तो वो रॉ मटेरियल भी यूज़ हो सकता है। लेकिन बेसिक रॉ मटेरियल जो है वो नहीं है इस मुल्क के अंदर। वो आपने कहा वॉल्यूम का बात है, आजकल की तो बात नहीं करता, वरना जो आपके ब्रांड्स हैं वो तो 6-6 माह अवेलेबल नहीं है मार्केट में, आ जाएँ और ऑन का सिस्टम है और ये सब कुछ है। तो आप वॉल्यूम की बात करते हैं, लोग डिलीवरी की बात करते हैं, दोनों बातें मैच नहीं करती हैं। लोग देख कहते हैं आप तो शायद जितनी कंज़म्पशन है वो उतना दे ही नहीं सकते हैं जितनी ज़रूरत है। सर, देखिए ये बात आपकी, मैं टाइम टाइम स्पेसिफिक सही है।
21 और 22 का जो साल था उसके अंदर ये प्रॉब्लम आया था, और उसमें प्रॉब्लम क्यों आया है ये मुझे ज़रा एक्सप्लेन करने दें। अच्छा, बहरहाल आज की अगर आप बात करें तो सारी गाड़ियाँ रेडीली अवेलेबल है, बल्कि डिस्काउंट पे मिलती है और ईज़िली अवेलेबल, अगर हाँ। कोई नहीं होती तो 1 हफ्ते में मिल जाती है। प्रोडक्शन के हिसाब से तमाम गाड़ियों पे आप देखेंगे ये है। उस टाइम पे हुआ ये कि हम कोविड सिचुएशन में गए। जब कोविड सिचुएशन पहले 2019 में मैसिव आपको क्राइसिस चल रहा था, तो एवरीबॉडी वाज रिड्यूसिंग द कैपेसिटीज, तो हमने बिजनेस भी चलाना है। अच्छा, कोविड के बाद जब वापस आए तो पाकिस्तान का इकोनॉमिक टर्न अराउंड बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आपके इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए। उसकी वजह थी कि आपकी ऑयल की प्राइसेस ड्रॉप हुई, तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है सरप्लस में आ गया, तो हमने अपने इंटरेस्ट रेट रिड्यूस किए। दूसरा, जो कोविड की वजह से सारी फ्लाइट्स बंद थी, तो हमें एक दूसरा एडवांटेज जो आया, जो कि उस टाइम पे अब रियलाइज होता है, कि लोगों ने बाहर का सफ़र नहीं किया, तो उनके पास एक्सेस कैश की लिक्विडिटी थी। तो एक तो वो लिक्विडिटी थी, और लोगों ने डोमेस्टिक टूरिज्म में बड़ा काम किया। बहुत लोग गए डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए, क्योंकि बाहर नहीं जा सकते थे। कि जो यूरोप के ट्रिप्स करते थे, अब उन्होंने स्कर्दू के ट्रिप्स किए, उन्होंने हुंजा के किए, तो वहाँ पे हमारी गाड़ियों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो वो पीरियड बिल्कुल था, मैं मानता हूँ, उस पे हमने डबल शिफ्ट विथ ओवर टाइम ऑल सैटरडेज वर्किंग किए, लेकिन वो डिमांड ही नहीं पूरी हो रही थी। तो आई थिंक वो पूरी इंडस्ट्री ने उस पर काम किया, लेकिन आज की सिचुएशन वो नहीं है। वो एक छोटा सा 1 साल का या सवा साल का पीरियड आया था, वे एवरीबडी वाज ट्राइंग टू वर्क मोर देन द कैपेसिटी, बट वो डिमांड एक स्पर्क आया हुआ था, एक स्पाइक आ गया था, जो कि उसकी वजह से ये इशू आया। लेकिन आज वो सिचुएशन नहीं है, आज आपको रेडिली अवेलेबल हर चीज़ अवेलेबल। नहीं, पर वो इसके ये भी तो कहते हैं ना कि अगर क्योंकि जो आप लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप कहते हैं ये जो सेकंड हैंड इंपोर्टेड गाड़ियां हैं, ये इनके आने पर बैन होना चाहिए। नहीं, मैं नहीं कहता हूँ। मैं सारे आप जो नहीं, ऑटोमोबाइल भी ये बात नहीं करती। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से तो आनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है। पर ये शोरूम भरे पड़े जी, हैं। जी, हाँ, तो वो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं ना। हाँ। देखिए, यूज़ कार इस मुल्क में आना अलाउड नहीं है। कमर्शियली यूज़ कार अलाउड नहीं है। हाँ। ये अलाउड है उन लोगों के लिए जो एक्सपैट्स हैं, जो अपनी गाड़ी अपने साथ लाना चाहते हैं पर्सनल बैगेज में, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस में। इसको मिसयूज़ किया जा रहा है, और मिसयूज़ कैसे किया जा रहा है? और मैं बता रहा हूँ, ये इल्लीगल है पाकिस्तान में जो हो रहा है, कि एक ड्राइवर या जो हमारे जो एक्सपैट्स लाखों हैं, जो लोग बाहर लाखों रहते लोग हैं। बाहर है, उनका पासपोर्ट खरीदा जाता है। उनको एक छोटी सी पेमेंट की जाती है, यहाँ से पैसे हवाले के थ्रू बाहर जाते हैं, जो अगेन इलीगल है। ठीक है, क्योंकि लीगल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकते। लीगल ट्रांजेक्शन कैसे हो सकती है? एलसी नहीं खुल सकती। ठीक है ना, एलसी तो खुल नहीं सकती। हाँ, सेकंड हैंड कार की एलसी सेकेंड नहीं खुल हैंड का तो सकते। पॉलिसी नहीं है कोई आपकी, तो हम्म। गवर्नमेंट ने नहीं अलाउ किया, लेकिन गवर्नमेंट को भी पता है क्या हो रहा है। तो वो वहां से यहाँ से पैसे जाते हैं हवाले के थ्रू, जो अगेन इलीगल है, और वहां से फिर पैसे यहाँ भेजे जाते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो दिखाए जाते हैं कि बाहर से आए हैं, तो ये हो गया ड्यूटीज एंड टैक्सेस का। तो ये पेमेंट तो इस तरह होती है कि वहां जाते हैं, वापस वहां से भेजे जाते हैं अकाउंट में सरकार के, ताकि नजर आए कि वहां बाहर से पैसे आए। और गाड़ी के जो ओरिजिनल प्राइस है वो फिर हवाले से बाहर जाते हैं। तो ये टोटल ट्रांजैक्शन जो है, ये 2 नंबर के तरीके से ट्रांजैक्शन होती है, और फिर यहाँ पे आके वो गाड़ियाँ कमर्शियली बिकती है। तो पहले तो हम इसको ये एस्टैब्लिश करें कि ये अच्छा। और दूसरा ये है कि इसके अंदर, हम सॉरी टू से, ओके, जो पैसे का ट्रेल भी नहीं है, इसमें ब्लैक मनी भी यूज़ होता है। ठीक है, जो जिसके ऊपर जिसने टैक्स नहीं दिया होता वो गाड़ियों में पार्क कर लेता है। तो ये टोटली इल्लीगल तरीके से इसको यूज़ किया जा रहा है। तो हम ये कहते हैं कि इस इल्लीगल चीज़ को बंद करें। आप इसको लीगलाइज कर लें करना। अगर आप लीगलाइज कर लेते हैं, ओके, तो फिर उसका क्या होगा कि आप यूज़ कार लीगलाइज मंगवाए तो हमें ही बता दें। ठीक है, तो फिर हम इंडस्ट्री बंद कर देते हैं, हम भी यूज़ कार मंगवा के हम भी बेच लेंगे। तो सिंपल क्या होगा, हमें ज़रूरत ही नहीं है इतने लोगों को, जो कि इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की वजह से पूरी एक लोकलाइज सप्लायर्स की पूरा एक नेटवर्क है, जिसकी वजह से 2.5 टू 3 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुई है। हमारे पास जॉब्स जो होती है ना, वो कम क्रिएट हुई होती है। लाइक मेरे पास 4,000 जॉब्स हैं इंडस में, लेकिन जो सप्लायर्स हैं, तो 57 सप्लायर्स हैं पाकिस्तान में जो हमारे हैं। सुजुकी के भी होंगे, कुछ जो होंगे, 60-70% पार्ट्स जो आप बनाते हैं वो वेंडर्स बना रहे हैं। जी, और उनके अपने फिर सब सप्लायर्स हैं, जो कि स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं। तो ये मैसिव वहाँ पे एक जॉब क्रिएशन है और इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब जब मैं आपको फिर एग्जांपल दूं कि एवरी सिंगल वर्किंग डे इंडस मोटर्स, सिर्फ एक कंपनी
27 करोड़ रुपए का डेली पार्ट्स पाकिस्तान से खरीदते हैं। तो इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी सोचें कि आप जब ये पार्ट्स खरीदते हैं तो उनके पास जो लोग हैं उनको तनख्वाहें मिलती हैं। तो पूरे अब आप यूज़ कार मुझे बताएं ना कि एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, एक बंदा शायद जापान में होगा उनका, और 2 उनके पास क्लीनर होंगे, यही जॉब्स क्रिएट है। तो अगर 40,000 50,000 गाड़ियाँ यूज़ कार आती है तो उससे जॉब्स कितनी क्रिएट हुई ये बता दें। और यहाँ पे कितनी हर गाड़ी जो बनती है उस पे जॉब्स कितनी क्रिएट हो रही है। तो हमने जॉब टू जॉब देखनी है। कितने मुल्क हैं दुनिया में जिनमें गाड़ी बनती है? देखिए टोटल 49 कंट्रीज हैं दुनिया में, पूरी दुनिया में जहाँ पे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है। पाकिस्तान उनमें है और पाकिस्तान का 34 नंबर है। और पाकिस्तान और इस 49 में से बाकी सारी कंट्रीज में कहीं पे सिर्फ 4 व्हीलर्स बन रहे हैं, कहीं पे शायद लाइट कमर्शियल व्हीकल बन रही है। पाकिस्तान वाइड कंट्री है जिसमें मोटरसाइकिल बनती है, ट्रैक्टर बनती है, रिक्शा बनते हैं, 4 व्हीलर्स बनते हैं, लाइट कमर्शियल व्हीकल बनती है और ट्रक्स बनते हैं। तो ये इस इंडस्ट्री को हमें देखना चाहिए कि हमारा अगर सबको मिलाएं तो पाकिस्तान का दुनिया में 18वां नंबर है जो कि ये पूरी रेंज को कवर नहीं, पर करती मैं है। और चीज पूछना चाहता हूँ, जितने मुल्कों में 49 कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ यूज्ड कार्स इंपोर्ट की इजाजत है या इंपोर्टेड कार्स को इंपोर्ट करने की इजाजत है? सर कोई एक कंट्री भी नहीं है जहाँ पे यूज कार इंपोर्ट अलाउड हो। 49 कंट्री में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे कोई एक कंट्री भी नहीं है और पाकिस्तान में भी नहीं है। देखिए हमें ये पाकिस्तान की भी पॉलिसी यही है कि भाई हम यूज कार ही नहीं मंगवाएंगे, लेकिन उसको मिस यूज किया जा रहा है। यूज नहीं है वो मिस यूज है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, देखिए इसका तो एक क्रेडिट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देना चाहिए कि आपने पैरेलल यूज कार चलाया हुआ है, उसके बावजूद भी ये इंडस्ट्री अपने सरवाइव कर रही है। अभी आपने एसी लगाया हुआ है, राइट, ये वाइट गुड इंडस्ट्री है। आप इसमें यूज अलाउ कर दिए, पूरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, आप कंपीट ही नहीं कर सकते। ठीक है। और ये यूज कार को सर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने टैक्सेस से सब्सिडाइज किया हुआ है। हम ये कहते हैं कि भाई आप इसका सोल्यूशन है। अगर आप एक्सपर्ट्स को गाड़ी देना चाहते हैं, देखिए पहले एक था कि हम 3 जापानीज थे, आज 13 प्लेयर्स हैं। हर सेगमेंट में गाड़ी अवेलेबल है। तो एक्सपर्ट्स बिल्कुल जो हमारा एसेट है, राइट, वो वहाँ हम आज रेमिटेंस देके तो उसकी वजह से कंट्री सर्वाइव कर रहा है। अगर उनको वाकई में गाड़ी चाहिए, लेट्स अज्यूम जो कि वो आए पर्सनल बैगेज में, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको जो सब्सिडी यूज कार में दे रहे हैं वो लोकल मैन्युफैक्चर में दे दें। आप दे देना एफईडी और सेल्स टैक्स फ्री दे दें तो उनको 25-30% गाड़ी सस्ती मिल जाएगी। वही उनको उनका मसला हल हो जाएगा और यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो उसमें विन विन सिचुएशन है। तो अगर ये कर दे तो मसला हल हो जाता है। अच्छा, नहीं 35 साल हो गए पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हम अपना लोकल ब्रांड तो कोई नहीं इस्टेब्लिश कर सके। जापानीज ब्रांड्स हैं, कोरियन ब्रांड्स हैं, चाइनीज ब्रांड्स हैं और मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं। हमारा अपना पाकिस्तान का तो कोई ब्रांड नहीं। हम साथ इंडिया में देखते हैं उनके लोकल ब्रांड्स हैं और जगह भी देखते हैं। क्यों पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अपना लोकल ब्रांड पाकिस्तान का नहीं बना सकती? सर इंडिया का जब हम एग्जाम्पल देते हैं ना, इंडिया की मार्केट जो है वो 6 मिलियन कार्स की है। हमारी मार्केट जो है वो अच्छे से अच्छे टाइम में 3.5 लाख गाड़ी की मार्केट पे गई थी एट द बेस्ट टाइम। आज वो मार्केट 1.5 लाख पे है, जो कि मैं पूरे पाकिस्तान 13 प्लेयर्स मिला के, जो कि मुझे लगता है कि शायद अब जो आगे जाके ये शायद 2 लाख वापस चली जाए। तो वॉल्यूम बहुत कम है और पाकिस्तान में एक ब्रांड था एडम मोटर्स के नाम से, उन्होंने अपनी गाड़ी लॉन्च की थी लेकिन वो नहीं सक्सेसफुल हुई। तो वो हमारे यहाँ भी तो ये है ना कि हम हमारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि इन ब्रांड्स की गाड़ियाँ लें, तो वो डोमेस्टिक, लेकिन जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये लोकल ब्रांड्स भी आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम इज द नेम। देखिए ऑटोमोबाइल में वॉल्यूम इज द नेम ऑफ द गेम। वॉल्यूम तो तभी बढ़ेगा जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। जब मेरी बाइंग में गाड़ी खरीदने के काबिल होऊंगा तो आपकी गाड़ी बिकेगी ना। लोग अमीर होंगे तो गाड़ी बिकेगी ना। बिल्कुल सर, और ये बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक इंडिकेटर है कि जब पर कैपिटा इनकम $3,000 को टच करता है, ऑटोमोबाइल मार्केट एक्सप्लोड करती है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक और इंडिकेटर होता है ऑटोमोबाइल गाड़ी में कि पर 1000 व्हीकल कितने हैं व्हीकल। पाकिस्तान दुनिया में लोएस्ट है, तो हम ये देखते हैं कि पोटेंशियल बहुत है। तो हर हजार लोगों में 11 लोगों के पास गाड़ी है पाकिस्तान में। इंडिया में ये है 23 पे, 1000 में से 23 के पास, 1000 में 23 के पास है। इंडिया का जो पर कैपिटा आई थिंक 2300 या 2400 है, और अगले 3-4 साल में आई थिंक लगता है जो है मुझे कि इंडिया जो है 3000 को टच करने जा रहा है। चाइना की जो अपने मार्केट एक्सप्लोजन देखा है ऑटोमोबाइल में, वो $3000 के बाद है।
इंडोनेशिया की और हमारी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है। इंडोनेशिया का पर कैपिटा इनकम जब $3,000 को टच किया तो उनकी मार्केट जो है वो 1 मिलियन को क्रॉस किए। हमारा पर कैपिटा आज क्या है? हमारा आई थिंक 1700 है या 1670 इस तरह कुछ है। तो एज पर कैपिटा इनकम इंक्रीज, ऑटोमोबाइल मार्केट विल आल्सो इंक्रीज। जीडीपी में क्या हिस्सा है आपका? सर जीडीपी का ऑलमोस्ट 4 to 5% जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है कंट्रीब्यूट करती है। और अगर मैं टैक्स कलेक्शन की बात करूं तो इंडस मोटर अकेली कंपनी 1 to 1.5% टैक्स कलेक्ट करके देती है पाकिस्तान को। अच्छा। सो अगर आपका 7 ट्रिलियन है तो ऑलमोस्ट 70 to 80 बिलियन रुपीज टैक्स कलेक्शन एक कंपनी वाहिद करके देती है आपकी इंडस। तो ये सभी करती होंगे। हाँ, बाकी मैं तो ऑटोमोबाइल में इंडस मोटर का कितना शेयर है? सो ऑटोमोबाइल में इंडस मोटर का तो शेयर हुआ करता था। कभी हम सुजुकी के बाद नंबर 2 होते थे, आजकल यूज कार नंबर 2 है। तो सबसे पहला शेयर जो है वो सुजुकी का है, फिर यूज कार का है, और $750 मिलियन लगाने के बाद ठीक है आज यूज कार जिसकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई जॉब क्रिएशन नहीं है, उनका जो है 25% मार्केट शेयर है। तो ये आप सोचें आपका कितना है? हम होंगे 18% पे। 18%। कभी बड़ा भी है ये 18%? हाँ, वी वर एट 23-24%। तो अब और यूज करने से हमसे मार्केट शेयर नहीं लिया, बाकी सबसे भी सबको नुकसान हो रहा है। सबका 2-2%, 4-4%, 5-5% सबको यूज कर, तभी 25% उनके पास शेयर है। और ना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, ना बैंकिंग के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन होती है, ना टैक्सेस। चले हो सकता है कि उनके पास जो टैक्सेस है, लेकिन वो टैक्सेस भी जो है सब्सिडाइज किए जा रहे हैं। जो एक यूज कार टैक्स देता है और जो हम देते हैं उसमें भी मेजर डिफरेंस है। तो कहते हैं उनकी गाड़ी के स्पेक्स अच्छे हैं। आप बात समझे ना, आपकी गाड़ी में स्पेक्स की भी तो कमी है ना, एयर बैग्स कम हैं, एलईडी आप सब स्टैंडर्ड लगाते हैं। जरा गाड़ी आदमी खरीदता है थोड़ा शिशके के लिए, बिल्कुल आपकी गाड़ी का शिशका कम है, इम्पोर्टेड कार का शिशका ज्यादा है। बिल्कुल सही है। देखिए अब मैं आपको 2-3 चीजें इसकी बताऊं। जब गवर्नमेंट का टैक्स, ड्यूटीज एंड टैक्स फिक्स हो, अब लेट्स अज्यूम मैं आज एक करोला हूं और मेरे उसके ऊपर ऑलमोस्ट मुझे अगर मैं हमारा जो टैक्स है वो है $12,000 से $13,000 या 15 रफली, और यूज गाड़ी वही $4,000 फिक्स टैक्स देती है। जो फिक्स टैक्स अगर होगा, गाड़ी की एक वैल्यू है और जो टैक्सेशन है वो फिक्स है, तो मैं क्या चीज़ मंगवाऊंगा? क्योंकि मुझे यहाँ ये तो बढ़ना नहीं है। ये $3,000 या $4,000 का टैक्स फिक्स किया हुआ है गवर्नमेंट ने। अब मैं कहूँगा मुझे 8 एयरबैग दे दो, मुझे ये दे दो, वो दे दो, टॉप ऑफ द लाइन जो भी है सबको दे दो, क्योंकि टैक्स नहीं देना आपने। आपने गाड़ी की प्राइस जो सिर्फ देनी है। हम अगर कोई भी स्पेक ऐड करेंगे तो उस पर हमने कस्टम ड्यूटी देनी है, उसके बाद हमने उसके ऊपर एफईडी देनी है, सेल्स देनी है। तो फर्ज कर मेरी गाड़ी ₹100, मैं ₹10 के स्पेक ऐड करता हूँ, तो वो ₹10 जो है वो मेरे लिए बन जाते हैं ₹15, क्योंकि मैंने 50% उस पर टैक्स देना है। यूज गाड़ी जो है उसने उसकी $3,000 या $4,000 की सीलिंग है, तो उसमें कोई टैक्स नहीं देना, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रहा है। आप ये कह रहे हैं कि अगर यूज्ड कार की रेगुलेशन सही हो जाए या वो उस पर बैन लग जाए तो पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी फायदा होगा और पाकिस्तान गवर्नमेंट को रेवेन्यू में भी फायदा होगा? सर देखें, या वो कहते हैं कि एक मौकफ मैंने ये भी सुना है, वो कहते हैं इंपोर्ट करने से यूज्ड कार से कस्टम बहुत आ रहा है तो पाकिस्तान का रेवेन्यू गिर जाएगा, उस पर पाबंदी लगा देंगे। सर मुझे बताएं ना कि अगर, तो जो मैं कह रहा हूं कि हम गाड़ी बनाते हैं, जो गाड़ी बनाते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं वो तो हम कर ही नहीं रहे, सब गाड़ी यहाँ बन रही है, उस पे पर यूनिट हम यूज गाड़ी से ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। ओके, और 40 से 50,000 गाड़ी आ रही है। अगर 40 से 50,000 गाड़ी, और मैं ये प्रूफ करके देता हूँ डेटा से कि हमारा टैक्स ज्यादा है, तो अगर ये पूरी लोकल में शिफ्ट हो जाती है तो कैसे टैक्स कम हो जाएगा? हाँ, वो बात अलग है कि जिन्होंने अपने पैसे दूसरी तरीके से बाहर भेजने हैं, वो कहें अब हम तो लीगल चैनल में नहीं आना चाहते हैं, वो गाड़ी खरीदना बंद कर दे। हाँ। तो शायद टैक्स कम हो जाए। लेकिन लेट्स अज्यूम वो ही 40,000 गाड़ी, जिसको गाड़ी चाहिए, वो लोकल में आ जाता है, एंड आई कैन प्रूव इट टू यू, आर पर यूनिट टैक्स इज मोर देन यूज कार, देन गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम नहीं हो सकता। रेवेन्यू कम नहीं रहता। थोड़ा और आगे चलते हैं। अच्छा, दूसरा है ना कि फर्ज करें हम ये कह रहे हैं, अब जब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी
ओके, तो एम्प्लॉयमेंट जब फर्ज करें कि आपने ये 40,000 गाड़ी की वजह से आपके लेट्स अज्यूम लाख 1.5 लाख और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, तो वो जो सैलरीड क्लास है उससे आप टैक्स लेंगे, फिर वो सैलरीड जो क्लास आपका की एम्प्लॉय होगा उससे जो टैक्स सैलरीड क्लास की कंजम्पशन बढ़ेगी उस पे आप टैक्स लेंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूरी है जिसकी वजह से आपका टैक्सेशन का सिस्टम ज्यादा होगा। आपके 4,000 से 6,000 एम्प्लॉय हो जाएंगे, वो देखिए ना, सारे आज जो अनएम्प्लॉयड है, हाँ, ठीक है, तो जब अगर उसको लाख 1.5 लाख की नौकरी मिलती है तो पहले तो उसके इनकम टैक्स कटेगा, फिर जब वो कंजम्पशन करेगा तो हर चीज पे 18% सेल टैक्स दे रहा होगा, तो इंक्रीज तो होगा ना इकोनॉमिक एक्टिविटी से। अच्छा, दूसरा एक और भी बड़ा इल्जाम है आपका कि आप लोगों ने देखें 35 साल हो गए, आप अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की गाड़ी बनाते हो तो आप गाड़ियां एक्सपोर्ट ना कर लें। जहां भी दुनिया में गाड़ियां बनती हैं वो मुल्क गाड़ियां एक्सपोर्ट भी करता है, क्योंकि अगर सिर्फ 49 कंट्रीज में बनती हैं तो 100 कंट्रीज हैं जहां नहीं बनती हैं, ठीक है ना। वो 100 कंट्रीज गाड़ियां इंपोर्ट करती हैं क्योंकि वहां नहीं बन रही हैं। तो पाकिस्तान उनमें से 10 मुल्क भी नहीं ढूंढ सका जहां आप लोग अपनी गाड़ी एक्सपोर्ट कर सकते। जीरो एक्सपोर्ट के साथ 35 साल में खड़े हैं, तो दैट इज ऑल्सो शोज कि इट्स ए वेरी इनएफिशिएंट इंडस्ट्री। अच्छा, ये आजकल का आई थिंक फेवरेट सवाल है, जो जो मुझे जवाब देना पड़ता है। नहीं, गलत सवाल है। नहीं, बिल्कुल सही सवाल है, हाँ। सवाल बिल्कुल सही है आपका। लेकिन उसकी ऑब्वियसली कोई देखें, एक चीज तो ये है ना कि पहले अंडरस्टैंड करें, वी आर बिजनेस पीपल, हाँ। राइट। अगर एक्सपोर्ट करके हमें फायदा हो तो हम क्यों ना करें, पहले तो एक बेसिक सवाल ही होना चाहिए, राइट। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई फिलॉन्थ्रफी तो कर नहीं रहे। तो एक्सपोर्ट, अब एक्सपोर्ट के इम्पिडेंस क्या है एक्सपोर्ट करने के? अच्छा, बहरहाल 49 कंट्रीज है, सब एक्सपोर्ट नहीं करती, तो उसमें वो 10-12 कंट्रीज हैं जो कि एक्सपोर्ट, या 18-20 कंट्रीज होगी जो एक्सपोर्ट करती होगी, बाकी सब अपनी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करते हैं। तो अब 3 फैक्टर्स देखने हैं। इंडिया एक्सपोर्ट करता है, हम नहीं करते। अच्छा, हमने बाय द वे ये बता दूं कि हमने एक्सपोर्ट शुरू की है, हमने भी उस एंट्री, हमने गाड़ियां भी एक्सपोर्ट शुरू की, हमने पार्ट्स भी किए, हमने मैन पावर एक्सपोर्ट किया है, अभी हम और भी कुछ पार्ट्स है जिसके ऊपर एक्सपोर्ट पे हम करें पोटेंशियल, क्योंकि वहाँ हमें नज़र आता है कि बेनिफिट है। अब जिस तरह शुरू में मैं ख्याल है हमने बात की, अगर रॉ मटेरियल इंडस्ट्री नहीं है और जिस कंट्री में रॉ मटेरियल है उससे हम कैसे कम्पीट करेंगे? अगर आपने रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाना है, ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल की आपको देगा उस पर मार्जिन होगा, वो सिर्फ रॉ मटेरियल जिस मुल्क में बनेगा। चलें, वो आप एक इशू ये हो गया। सेकेंड इशू ये हो गया कि जब तक आपकी डोमेस्टिक मार्केट नहीं बढ़ेगी, तो जब वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा तो आपकी कॉस्ट मजीद कैसे कम होगी, ताकि आप, अब अगर आप मुझे कहें कि इंडोनेशिया में 15 लाख गाड़ियाँ बन रही हो और इंडिया में 60 लाख गाड़ी बन रही हो, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल के अंदर हाउ विल आई कम्पीट? सेकेंड। थर्ड, जितनी कंट्रीज एक्सपोर्ट कर रही है उनके अपने दूसरे कंट्रीज के साथ FTAs हैं, दैट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, राइट, रिगार्डिंग ऑटोमोबाइल। अब आप अफ्रीका ले लें, अफ्रीका इज अ परफेक्ट मार्केट जहां हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो कीनिया हो गया, तंजानिया हो गया, वहां पे उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं है और यहाँ से गाड़ी जा सकती है और राइट हैंड ड्राइव भी है वो लोग। अब साउथ अफ्रीका पे मैन्युफैक्चरिंग होती है गाड़ियों की, और मेरे ख्याल है कोई अफ्रीका की एक दूसरी कंट्री में है लेकिन छोटी मैन्युफैक्चरिंग है। साउथ अफ्रीका का अफ्रीका की तमाम कंट्रीज के साथ FTA है। कीनिया की जो ड्यूटी है, अगर आप गाड़ी भेजें तो 30% है, साउथ अफ्रीका से गाड़ी आती है तो 0 पे आती है। अब लेट्स अज्यूम मैं कहता हूँ कीनिया वालों को कि भाई मैं गाड़ी देता हूँ, बोलेंगे हाँ बिल्कुल भेज दें, तो ये बोलेंगे 30% कौन बर्दाश्त करेगा, तो वो 30% फिर हम ऑफ हो जाते हैं। इसी तरह तंजानिया की मार्केट है, कॉन्गो की मार्केट है, बहुत सारी मार्केट्स हैं, तो वो FTA नहीं है। फिर आप आ जाए सेंट्रल एशियन के ऊपर, सेंट्रल एशिया में रशिया में प्रोडक्शन होती है और तमाम सेंट्रल एशिया में उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। एशिया में आ जाए तो एशिया में आपस में तमाम कंट्रीज का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। पाकिस्तान का नहीं है, इंडिया का उन कंट्रीज के साथ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हमारा रिगार्डिंग ऑटोमोबाइल। तो अब ये तीनों फैक्टर्स जो है, आपने गवर्नमेंट से कहा है कि हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा के दें? बिल्कुल कहा है और अफ्रीकन कंट्री से करना तो मसला नहीं होना चाहिए। देखिए ना, ये मेरे हाथ में नहीं है ना। देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लोकलाइज कर सकता हूँ, मैं इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कर सकता हूँ, ठीक है, जो कि मैं कर रहा हूँ। बाय द वे, इस 35 साल के अंदर हमने $6.3 बिलियन का इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन किया है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन से मुराद है कि इतने पार्ट्स बनाए हैं जी, जो यहाँ जिससे $6.3 बिलियन बचे हैं। जी है, और $6.2 बिलियन का हमने
गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन करके दिया है इन 35 साल में। इंडस जी, और $750 मिलियन की हमने IMF के 2 प्रोग्राम्स के बराबर। जी, ठीक है ना? ठीक है, आप देख लें। अच्छा, अच्छा। और $750 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की और रिपैट्रिएशन सिर्फ $220 मिलियन। इसका मतलब है $750 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ आपने को $6.5 बिलियन के टैक्स दिए। जी, ये जो है कंट्रीब्यूशन है हमारे इस मुल्क के अंदर। ठीक देखिए है। ना, अगर तो अच्छा, दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, लोग क्या? कहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा डॉलर्स यूज करती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। हाँ यार, इंपोर्ट करते हैं तो देखे हाँ, ना अब मैं आपको एग्जांपल बताऊं हम्म, कि टोटल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ओके पूरे इंपोर्ट बिल में 1 to 1.5% ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो बेस्ट ईयर था ना, जिसमें 3.5 लाख गाड़ी बनाई थी, उसमें टोटल इंपोर्ट $70 बिलियन की हमने इंपोर्ट की थी एज अ कंट्री। एक साल में कंट्री $70 बिलियन। टोटल ऑटोमोबाइल था $1.6 बिलियन, विच कम्स टू 1.8% और समथिंग, विच इज द हाईएस्ट, राइट? तो ये भी एक गलत डेटा के बगैर बात की जाती है कि ओ बहुत सारे डॉलर्स यूज होते हैं, बहुत सारे रिपैट्रिएशन हो जाती है प्रॉफिट्स की, लेकिन ये सारा जो है वो डेटा क्रिएट किया जाता है, वो जो है मिस यूज व्हीकल्स के माफिया ने। ठीक है, अच्छा, वो भी एक माफिया है, ऑब्वियसली आपसे मजबूत माफिया है। हम तो देखिए, मैं तो कह रहा हूँ आप हमें कुछ भी कहें, लेकिन आप ये बताएं हमें कि क्या हम इस मुल्क के अंदर हर काम लीगल कर रहे हैं? आप हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, हम विदाउट टैक्स गाड़ी नहीं बेच रहे, फेयरली दे रहे हैं, कोई गाड़ी डॉक्यूमेंटेड विदाउट टैक्स निकल सकती है। देखो, एक गाड़ी भी नहीं निकल सकती। हम डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज के साथ ऑडिट करवाते हैं, हमारी बुक्स सारी क्लीन होती है, हम सारे इस मुल्क की सारी कंप्लाइंस को फॉलो करते हैं। आप एक बात बताएं ना, यूज कार की हमने बात की। अच्छा, मैं कहता हूँ मेरी गाड़ी के अंदर ड्यूल एयरबैग्स है, वो कहते हैं मेरी गाड़ी में 6 एयरबैग्स हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं आप 6 एयरबैग्स? अगर वहां पे लगी हुई गाड़ी है और यहाँ पे आ गई, यहाँ तो हम ये कहते हैं ड्यूल एयरबैग है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ना। यूज गाड़ी में सेफ्टी की कैसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? तो बहुत सारी कवात हैं इसके अंदर, और लेकिन इंटरेस्ट लोगों का इतना ज्यादा है इसके अंदर, एक पूरा बिजनेस है, ठीक है ना, तो वो इसलिए हर कोई इसको प्रोटेक्ट करता है। हाँ, कोई यूज्ड कार के बारे में सारी आती तो जापान से है। हाँ, तो यही बात अगर आप ये देखें कि यूज कार हो, ठीक है, जो 100 गाड़ी आती है उसमें 98 गाड़ी जापान से आती है, उस 98 का 85% टोयोटा आती है। तो अगर यूज कार कमर्शियली खोल दें तो हमें क्या जरूरत है कि ये 125 एकड़ जमीन पे प्लांट लगाएं, बंद करें, 5 एकड़ रखें, 120 एकड़ को भेज दें आज की मार्केट वैल्यू पे। द मोमेंट यू शट डाउन द प्लांट, आपका हर महीने 1 बिलियन रुपीज का ओवरहेड बचेगा, और आप यूज कार मंगवाएं, डीलरशिप नेटवर्क है हमारे पास, उसको वहां से बेचें, फिर आप कहेंगे हर किस्म की गाड़ी हम बेचेंगे, और फाइनेंशियल मसल्स भी होंगे हमारे पास, हम इन्वेंट्री रखेंगे, फिर देखें कौन कम्पीट करता है। लेकिन इस मुल्क के लिए बुरा है, जो जॉब क्रिएशन है वो खत्म हो जाएगी इस मुल्क के अंदर। देखिए, आम आदमी जो है ना, गाड़ी जो है वो शुरू होती है 30-35 लाख से, राइट? आम आदमी वो है जो 50,000 लाख गाड़ी लगी 35 लाख। कहते हैं गाड़ियां आपने महंगी भी बहुत करती हैं, आपने मिडिल क्लास की रीच से गाड़ी को बाहर कर दिया, एक्सॉर्बिएंट प्राइसेस हैं आपकी। सर देखें, अगेन ये जो बात है, हमें उसको सही सिंप में देखना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, अब मैं आपको सारा डेटा के साथ, और जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये मैं आपको डेटा से ऑब्जेक्टिवली प्रूफ कर सकता हूँ। अब मैं ऊपर से स्टार्ट करूंगा, नीचे आते जाऊंगा। फॉर्च्यूनर, उसकी ऑन रोड प्राइस है 2,30,00,000। कोई बात है? हाँ, बहुत ज्यादा है, कोई रीजनेबल बात है, बहुत ज्यादा है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन आगे अगला सुने जो आपको बड़ा मजा आएगा। इसमें 58% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के टैक्सेस है, मींस 1,40,00,000 रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जाते हैं, और 90 लाख रुपए की गाड़ी जो है वो हम बना दो, जिसमें हम इंपोर्टेड पार्ट्स भी हैं, लोकल पार्ट्स भी हैं, यूटिलिटीज भी हैं, सैलरीज भी हैं, मार्केटिंग के एक्सपेंसेस भी है, हमारा छोटा सा प्रॉफिट भी है। 90 लाख है, 1.5 करोड़ गवर्नमेंट जी, 1,40,00,000, ये हो गई बड़ी गाड़ी। अब करोला पे आ जाए, 7.7 मिलियन की गाड़ी है, बहुत महंगी है, लेकिन इसमें 45 to 46% जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के टैक्सेस हैं, ठीक है। अब आप छोटी गाड़ी पे आ जाए, अब ऑल्टो लगाए, गाड़ी खरीदने वाला अमीर आदमी है, उसके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए, शायद इसलिए भी लगाए हमने, आई डोंट नो, लेकिन लगाए, मैं नहीं कहता हूं, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिर खुद ये बात ना करें कि गाड़ी बहुत महंगी है, राइट? व्हेन हमारा सबसे बड़ा स्टेक होल्डर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, और हमें इसमें अगर आपकी गाड़ी 1.5 लाख से 3 लाख पे जाती है प्रोडक्शन, तो फायदा तो गवर्नमेंट को हो गया। बिल्कुल, वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स कंट्रीब्यूटर्स इन दिस कंट्री, और सब चीजें डॉक्यूमेंटेड है, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड।
तो तो जी मतलब गाड़ी सस्ती करने के लिए आप कह रहे हैं टैक्स सस्ता करें, आप नहीं सस्ती कर सकते। देखिए मेरी बात सुने ना, हम्म, आप सबकी बुक्स देख लेना, तो मैक्सिमम अगर फर्ज करें लोगों का मार्जिन क्या होगा, वो कम भी कर देगा उससे नहीं है। लेकिन अगर 58% या 50% जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के टैक्सेस हैं, हम्म, लेट्स से आपने सस्ती करनी है, चले आप कहें आप बड़ी गाड़ी को नहीं करें, लेकिन अगर छोटी गाड़ी पे आप, अगर आपका 40% है टैक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन, 40 to 42%, अगर उसको आधा कर लेते हैं, 45 लैक्स की यारिस है, हम्म, अगर उसमें आप 20% कम करते हो, 10 लाख से गाड़ी की कीमत कम हो जाती है। हम्म। ठीक है, और अगर वॉल्यूम उसका डबल हो जाता है, तो गवर्नमेंट को तो इतना कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा, बल्कि ज़्यादा मिलेगा। अगेन मैं कहता हूँ पूरी सीरीज को देखे, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो जॉब क्रिएशन ज़्यादा होगी, जॉब क्रिएशन ज़्यादा होगी तो कंजम्पशन ज़्यादा होगी, कंजम्पशन ज़्यादा होगी तो उसमें मजीद टैक्स आएगा। सिर्फ ये नहीं होगा कि एप्पल टू एप्पल आपने कंपेयर कर दिया कि अच्छा, एक और भी बहुत मैंने कुछ गवर्नमेंट सर्कल से बात सुनी है, वो कहते हैं अब ये जो आप पेट्रोल गाड़ियां बना रहे हैं ना, ये ऑब्सोलीट हो जाएंगी। ई कार्स का मौसम है, अब इलेक्ट्रिक कार्स आएंगी। तो आप लोग को वो कहते हैं जिसके पास ई कार नहीं होगी वो तो यहाँ उसकी गाड़ी बिकेगी ही नहीं, वो लोग ई कार पे चले जाएंगे। देखिए ये कुछ हद तक बात सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है। अगर आप दुनिया को देखें तो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल ये इट्स अ रियलिटी, इट इज़ कमिंग एंड इट विल कम वेरी फास्ट इनटू पाकिस्तान मार्केट आल्सो। सो टोयोटा की जो पॉलिसी है वो है मल्टी पाथवे। वो कहता है कि हम आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल भी देंगे, प्लग इन इलेक्ट्रिक भी देंगे, हाइब्रिड भी देंगे, डीजल इंजन भी देंगे, गैसोलीन भी देंगे और हाइड्रोजन भी देंगे। ठीक है? अब ये तमाम चीज़ें आपको हर जो साइज़ है ऑटोमोबाइल की उसमें अवेलेबल होगी। ये मेन्यू है आपका। आप अपनी कंट्री की नीड्स के हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लें। अब पाकिस्तान का जो ज्योग्राफिकल टेरेन है, उसमें यस मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगी, हाइब्रिड्स भी आएंगी। लेकिन डू यू थिंक के गैसोलीन और डीजल को कंप्लीटली आप निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, राइट? सिंगापुर में हो सकता है। सिंगापुर कंप्लीट इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जा सकती है। लेकिन टोयोटा का कहना ये है, अफ्रीकन कंट्रीज होगी, यहाँ होगा, वहाँ पे ये चीज़ें चाहिए होगी, तो वाई शुड वी ओनली फोकस ऑन ईवी? वी विल गिव यू द होल मेन्यू, यू सिलेक्ट एज पर योर नीड्स। तो हम उस पे चल रहे हैं। पर चाइनीज ईवी तो आ रही है। बिल्कुल आ रही है एंड दे आर वेरी गुड कार्स। तो वो आएंगी। BYD आ रही है, BYD इज गुड, MG इज देयर, चांगन इज देयर, हावल आर, दे ऑल वेरी गुड कार्स। आप 60-70% पार्ट्स यहाँ बनाते हैं, आपने भी बताया, पर कुछ सीकेडी हमारे यहाँ आया है, वो तो 100% इम्पोर्ट करते हैं। तो फिर आपको उनसे कम्पीट करना उनको मुश्किल है, आपको मुश्किल तो एडवांटेज पे होंगे आप उनके लिए। नहीं सर देखिए, लेकिन मार्केट में नहीं नज़र आता प्राइसेस में को, आपकी नीचे आनी चाहिए, उनकी ऊपर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा देखिए, उसकी वजह मैं बताता हूँ कि पहले तो जो जो न्यू एंट्रेंस है ना, उस पे भी तनकीद गलत है। हुँ, न्यू एंट्रेंस जो आए इस मुल्क के अंदर, वो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी के थ्रू आए, जिसमें उनको 5 इयर्स का रिलीफ दिया गया एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी, कि आप नई इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, ऑटोमोबाइल में इन्वेस्ट करें, इस मुल्क में असेंबलिंग ऑब्लिंग मैन्युफैक्चरिंग करें, हम आपको 5 इयर्स का एक पॉलिसी दे रहे हैं। तो उस 5 इयर्स की पॉलिसी में उनको जो कस्टम ड्यूटी का स्ट्रक्चर वो इस तरह है कि उनको लोकलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे वो 5 इयर्स खत्म होगा, जो कि अब खत्म होना शुरू हो रहा है, तो दे विल हैव टू लोकलाइज़ और दे विल हैव टू पे अ वेरी हाई टैरिफ बेस्ड सिस्टम के हिसाब से टैक्स, यहाँ गाड़ी बहुत महँगी कर देंगे। या लोकलाइज़ करेंगे। तो फिर हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो इस तरह से बहुत अच्छी है कि अगर आप, मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर वो पार्ट जो पाकिस्तान में बन रहा है उसके पूरे पार्ट्स के नाम है, लिस्ट है पूरी, अगर वो आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको 46% ड्यूटी देनी पड़ती है, वरना आपको 30 देनी पड़ती है। न्यू एंट्रेंस को वो 46% के बदले में 25% पे अलाउ किया हुआ है कि आप वो पार्ट मंगा सकते हैं, तो वो एज पर पॉलिसी मंगा के उसको असेंबल कर रहे हैं। लेकिन वो पॉलिसी अब खत्म होनी शुरू हो गई है, अब लोगों ने लोकलाइजेशन शुरू कर दी है, तो ये इट विल टेक इट्स टाइम एंड वो लोकलाइजेशन में आ जाएंगे सारे। कोई मैसेज टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आप क्या देना चाहेंगे? सर मेरी सुन ले सिर्फ हुकूमत, सर मेरी मुश्किल सिर्फ सुनती है हुकूमत नहीं लेकिन। नहीं, खैर आई थिंक देखिए हुकूमत के भी अपने चैलेंजेस होते हैं। अ, इट्स हमने बहुत क्राइसिस देखे हैं और उस क्राइसिस से हम निकल रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते। तो मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है, वो होती है कि ऑटोमोबाइल नहीं, किसी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी दें, प्लीज़ लॉन्ग टर्म पॉलिसी दें।
ये 3 ईयर 5 ईयर्स की पॉलिसी नहीं चलती, आप 15 ईयर्स 20 ईयर्स की पॉलिसी दें, अच्छी तरह से एक दफ़ा बना दें, ताकि जो लोकल जो इन्वेस्टर है उसको भी पता है उसने क्या करना है, बाहर से कोई आना है उसको भी पता है क्या करना है, ताकि इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो और एक सस्टेनेबिलिटी है। हमने सस्टेनेबिलिटी पे मूव करना है। तो एक तो ये है। दूसरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो गवर्नमेंट ने जब क्राइसिस के टाइम पे स्टेट बैंक की रेगुलेशन के अंदर ऑटो फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑटोमोबाइल के लिए, उस पे 3 30 मिलियन लाख का गैप है, वो कैप कभी है। भी नहीं था। 30 लाख की कोई गाड़ी ही नहीं है, ठीक है। तो उस कैप को हटाया जाए ताकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फर्दर ग्रो कर सके, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके, इकोनॉमिक एक्टिविटी में उनका हिस्सा उसका हो। स्टेट बैंक को क्या फायदा है, गवर्नमेंट को क्या फायदा है उसका? गवर्नमेंट ने देखिए ना, अगेन मैं कहा कि अगर हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा तो नहीं, पर एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट ये कैप से उनको फायदा क्या है? मतलब ये कैप क्यों लगाया गया? सर देखिए जो मतलब इस वक्त ये कैप है क्या? 22 मैं अगर गाड़ी खरीदना चाहूँ तो मैं 30 लाख से ज्यादा की फाइनेंसिंग नहीं ले सकता देखिए 22-23 किसी भी बैंक से। हाँ 22-23 के अंदर हमारे पास एक इकोनॉमिक सिचुएशन आई थी जिसमें स्टेट बैंक रिजर्व डाइल्यूट हो डाइल्यूट हो गए, रहे थे, तो उनको उस टाइम पे ये करना था, क्या कहते हैं कि गाड़ियों की तादाद कम करनी, इम्पोर्ट बिल कम करनी था, इम्पोर्ट बिल पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए। अब एक तो इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो गई, नंबर 1। नंबर 2, जो तमाम न्यू एंट्रेंट्स हैं वो लोकलाइजेशन की तरफ मूव करेंगे, तो वो जो मैं कह रहा हूँ 1.4 1.5% जो हमारा कंट्रीब्यूशन था इम्पोर्ट बिल के अंदर, वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। और डिमांड जब क्रिएट होगी तो गवर्नमेंट के टैक्सेस भी बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट भी आएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी शुरू होगी, तो जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी ग्रोथ होगी। तो उसकी जो दुनिया में क्या आइडियल बैंक फाइनेंसिंग की टर्म्स हैं जो मतलब अच्छे मुल्कों में समझी जाती हैं? देखिए एक तो इंटरेस्ट रेट है, राइट। अब वो इंटरेस्ट रेट तो वो अभी तो काइबोर है, अब हमारा भी 12% पे आ गया। 12% पे है, लेकिन यूजुअली दुनिया में कम होता है। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ कि शायद हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है कि हम अपना काइबोर बहुत ज़्यादा कम करें। वहाँ पे कोई कैप नहीं होता और 7 इयर्स की फाइनेंसिंग अलाउड होती है। हमारे यहाँ अभी आई थिंक 3 इयर्स है या 5 3 इयर्स years है, of या five. 5 इयर्स और कैप लगा हुआ है। तो अगर इसको हम हटा दें, अच्छा दुनिया में 80% प्लस व्हीकल फाइनेंसिंग होती है। मतलब जो हमारे गाड़ी की कीमत है उसका 80% फाइनेंस हो नहीं, जाए। जो गाड़ी बिकती है उसमें से अगर 100 गाड़ी बिकती है तो 80 गाड़ी ऑटो फाइनेंस से बिकती है। ठीक है, हमारे यहाँ आज जो है ना, ये 14 से 15% है। अच्छे टाइम के अंदर 2003-2004 में जब था तो ये 85% लोग कैश पे खरीद रहे हैं। जी हम्म, उससे भी ज़्यादा। हम्म। तो मैं आपको बताऊं कि जो 2003 का जो फिगर था वो हमने 58-59% टच किया था। उसके बाद वो आई थिंक वो बैंक शौकत अजीज का टाइम था जी जब जी ऑटो जी फाइनेंसिंग बहुत हो रही थी। फिर अभी हमने अगेन हमने 35-40% तक गए हैं विद कंट्रोल्स ऑल्सो। आज हम 14-17% पे है। तो अगर तो ये जब कैप्स हटेंगे तो ऑटो फाइनेंसिंग अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, लोगों की डिमांड आएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। सो आई थिंक ये मेरी एक रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। आई एम श्योर वो सुन लेंगे। आपने कहा वो कभी कभी सुनते, लेकिन आई थिंक वो इंशाल्लाह सुन लेंगे। Thank you very much, Ali थैंक यू, Jamali sir, थैंक for यू सर, talking to us. थैंक यू, It was pleasure talking to you. Thank you. लाइकवाइज सर, थैंक यू।